नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी की खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए संसद भवन का उद्घाटन करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष की लगभग 20 पार्टियां इस उद्घाटन समारोह के खिलाफ लामबंद हो गई हैं। इस विरोध का सियासी मकसद भी है। विरोध के बहाने विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और नजर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता में भी कहीं ना कहीं दरार दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों लोकार्पण ना कराना राष्ट्रपति का अपमान है। भाजपा ने कहा है कि लोकार्पण का विरोध करके विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। लोकार्पण की सियासत के क्या मायने हैं, क्या इससे कोई सियासी फायदा मिलने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं। देखिए, संसद भवन का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख सही मायने में तो राष्ट्रपति जी ही हैं और यह देश के लिए सौभाग्य का विषय है कि आदिवासी समाज की महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। ऐसे में यदि विपक्ष के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन का लोकार्पण हो तो प्रधानमंत्री को सत्तारूढ़ दल को हथकंडा छोड़ के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों ही संसद भवन को लोकार्पण करवाना चाहिए। यह देश के लिए गौरव का विषय होगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सम्मानीय हैं, लेकिन यदि बात महिला राष्ट्रपति की है तो यह हम सब के लिए स्वाभिमान का विषय है और देश के लोगों की आकांक्षा का विषय है कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करें। इसको अनावश्यक विवाद में सत्तारूढ़ दल के विवाद में नहीं डाला जाना चाहिए। भूपेश बघेल जी इस बात को बताएं कि जब आदिवासी महिला प्रत्याशी थी राष्ट्रपति की, तब क्या आपने उस समय एक आदिवासी बेटी का अपमान नहीं किया? लगातार आदिवासी समाज के साथ आपने अन्याय किया, उनका 32% का आरक्षण छीना। आप किस मुंह से आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? लोकसभा के संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम ये लोकसभा और राज्यसभा के सभापति ने शायद तय किया है और इस पे आज कल तक उसी संसद भवन का आप विरोध करते थे। आप पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर लें। तो देखिए, अब संसद भवन को लेकर रार देखने को मिल रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश भर में विपक्ष एकजुट हो गया है। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है और इसे लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। लगभग 20 पार्टियां ऐसी हैं जिसने उद्घाटन समारोह के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और इस विरोध का सियासी मकसद क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से अंशुल मिश्रा जी, बीजेपी से के.एस. चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे देश भर में जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है, उद्घाटन का विरोध कर रहा है, आखिर दिक्कत क्या है? जब लोकसभा स्पीकर ही न्योता दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनका तो मौलिक अधिकार है न्योता देना, तो इसमें आखिर विपक्ष इतना हल्ला बोल क्यों कर रहा है? जी शर्मा जी। किससे बोले मैडम? जी के शर्मा जी, आपसे मैंने सवाल किया है। जी। निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक विरासत को सहेजने वाला काम है कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ा दायित्व यहाँ पे हम कहें कि अपने भवन पे यदि हम संसद स्थापित करेंगे तो लोकतंत्र की मर्यादा के साथ हम पूरे देश गौरवान्वित महसूस करने वाला है इस घटनाक्रम को लेकर। लेकिन जो राजनीति आ गई है, राजनीति में मैं कहूंगा कि राजनीति में सौहार्द के बजाय में जो विद्वेष लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं राजनीतिक दल के नेताओं के बीच में, उसी की परिणति हमको यहाँ देखने को मिल रही है। चाहे राहुल गांधी को बंगले से बाहर करने का निर्णय की बात कहें या विभिन्न राज्यों में जो जिस तरह से थोड़ा इको ज्यादा है मैडम, विधानसभा के जो भवन के लोकार्पण की बात आ रही है, या छत्तीसगढ़ में जो भूमि पूजन हुआ है उसमें सांसद रहते हुए सोनिया गांधी और सांसद रहते हुए राहुल गांधी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम होना और राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया जाना, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो ये इस विषय को लेकर के कांग्रेस भाजपा राजनीति कर रही।
राष्ट्रपति का पद को जो प्रत्याशी बनाया गया आदिवासी महिला को, इसको भाजपा श्रेय लेने का प्रयास करे। उस समय ये बात नहीं आई कि राष्ट्रपति जैसे पद के लिए यदि मुझे लगता है कि निर्विरोध चयन यदि होता तो ज्यादा बेहतर होता, जबकि तय है कि उनका चुना जाना तय था क्योंकि बहुमत के आधार पर होता। तो दूसरी चीज ये है कि इस पद की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी मैं कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा और लोकसभा राज्यसभा ये सभी संस्थाओं की एक जिम्मेदारी है, और इसके निर्वहन में मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को विवादित बना के यहाँ पे पेश किया जाना सही नहीं है। मुझे लगता है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति करते तो निश्चित रूप से बेहतर होता, लेकिन यदि प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं तो एकजुटता, देश के बाहर एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसे अवसर पे सब एकजुट रहें। लेकिन लगातार जिस तरह से घटनाएं आ रही, विपक्ष में भी एकजुटता नहीं दिख रही। राजनीति की भी बात करें तो अन्य कई दल जो है, मायावती का बयान देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं, दक्षिण से भी इस तरह से बातें आ रही है। जी चलिए अंशुल जी आपसे सवाल कर लेती हूँ। अंशुल जी, आखिर इतना विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस इसका? क्योंकि अगर देखा जाए तो संसद भवन मोदी सरकार का नहीं है, देश का भवन है। जी बड़ा सामान्य सा बात है मोहतरमा, आपको थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वह हमारे माननीय होते हैं, और जो राष्ट्रपति महोदया जो होती हैं वह महामहिम होती है। अगर कक्षा 10 का सदाचार पढ़ने वाला बच्चे से भी अगर ये पूछ लिया जाए कि महामहिम और लेकिन अंशुल जी, जब वो राष्ट्रपति उम्मीदवार थी तब आप ही की पार्टी उनका विरोध कर रही थी। ये बहुत उम्दा प्रश्न किया। बीजेपी भी है बहुत उम्दा प्रश्न करती है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी बहुत उम्दा प्रश्न करती है। वह उस वक्त राष्ट्रपति नहीं थी, वह राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी एक जी। और किसी व्यक्ति विशेष के अपोजिशन में चुनाव लड़ना उस व्यक्ति विशेष का अपमान करना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की खूबसूरती का सम्मान करना होता है। यह संविधान हमें लोकतांत्रिक अधिकार देता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ में खड़े होकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर देवी जी आप चुनाव लड़ रही है एक विधानसभा क्षेत्र से, और अगर मैं आपके विरोध में खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके विरोध में चुनाव लड़ रहा हूं। हार जीत तो जनता जनार्दन या कोई और तय कर सकता है, तो इसे अपमान करना नहीं कहते। पहले बीजेपी को इसको थोड़ा सा आरएसएस की जो पतली पुस्तक पढ़ते हैं उससे निकल के संविधान की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। अब मैं माननीय और महामहिम में जो अंतर स्पष्ट कर रहा था कि फिर से मैं आज एग्जांपल देने बैठा हूं कि हम अपने खुद के घर का जब इनॉग्रेशन करते हैं तो हम यह समझते हैं कि घर का जो हमारा संरक्षण करता होता है, जो घर को हमारे को सहेज कर रखता है, पूरी माला को एक माला में पिरो के रखने का काम करता है। मैं यह समझता हूं जो हमारे भारतीय पारंपरिक संस्कार हैं, उस व्यक्ति विशेष से अगर किसी घर का इनॉग्रेशन कराया जाता है तो भूतो न भविष्यति, देवी की कृपा उस पर बनी रहती है। कांग्रेस भी यही चाहती है और अन्य विपक्षी दल जो इस हुक्मरान के खिलाफ में खड़े हुए हैं वह भी यही चाहती है। और मैं यह समझता हूं कि अगर राष्ट्रपति के हाथों इतने बड़े लोकतंत्र के खूबसूरत मंदिर का अगर इनॉग्रेशन होगा तो यह समझता हूं कि आने वाले स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, युवा नेताओं के लिए और जनता जनार्दन के लिए बहुत। चलिए अंशुल जी, के एस चौहान जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। के एस चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अमृता जी, ये जो विरोध है वो आज का नहीं है। जब से संसद भवन बनना चालू हुआ है तब से विरोध है। पहले इन्होंने कोविड का सहारा लिया, कोविड के नाम पे विरोध किया, फिर इन्होंने पैसे के नाम पे विरोध किया, फिर इन्होंने एनवायरनमेंट के नाम पे विरोध किया, फिर इन्होंने हेरिटेज के नाम पे विरोध किया, उसके बाद भी दाल नहीं गिरी। और ये सब जो विरोध है वो कोर्ट में किए गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा, उनको भेजा कि आप ये क्या कर रहे हो। उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आए, तो उसके बाद ये शेर की। चलिए के एस चौहान जी, ये बता दीजिए 28 मई ही तारीख क्यों तय की गई? जी 28 मई तारीख क्यों तय की गई? वो तो क्या बोलते हैं, क्यों तय की गई, ये तारीख निकली है, उस वजह से तारीख निकल गई। दूसरी बात ये है कि 28 मई हो या 29 मई हो या 27 मई हो, उससे क्या फर्क? 26 तारीख आज का दिन संविधान दिवस था, आज के दिन भी तो उद्घाटन हो सकता था। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 28 तारीख निकली गई है तो यहाँ इसमें कौन सी गैर कानूनी बात आ गई है, या ऐसी कौन सी असंवैधानिक बात आ गई है कि इसी तारीख को होना चाहिए, या ऐसी कौन सा पहाड़ टूट गया है कि और दूसरी तारीख नहीं हो सकती है? ये कोई विषय नहीं हुआ। इसमें कोई फंडामेंटल राइट या किसी का हनन नहीं हो रहा है, किसी को जनता का लाभ या प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हो, या कोई दल विशेष का नुकसान नहीं हो रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो मेन बात ये है अमृता जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि उसके बाद इन्होंने आंख पे बोला कि शेर की आंख जो है
वो गड़बड़ है, दांत पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। उसके बाद इन्होंने ये किया, उसके बाद बोले कि भाव भंगिमा जो होती है ना, एक्सप्रेशन, वो ठीक नहीं है शेर के। उसके बाद कुछ नहीं मिला इनको, तो ये गए यहाँ पर अभी राष्ट्रपति जी महामहिम जी का ये बोलने लग गए। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लताड़ा और अभी बोला। चलिए अंशुल जी, ये बीजेपी साफ तौर पर ये बात- कहना है एक बात कि रखने का कांग्रेस को मौका असल नहीं में मिल रहा दिक्कत अमृता जी। प्रधानमंत्री के उद्घाटन से नहीं है, सावरकर जी। जयंती के दिन उद्घाटन हो रहा है, इससे कांग्रेस को दिक्कत है, इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मैं अगले अपने वक्तव्य की शुरुआत गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद के साथ करना चाहता हूं। अब किसको कितनी दिक्कत है और किसकी किससे मोहब्बत है वह कर लेगा। मैं तो यह कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर आतंकवादी कोई हुआ है तो वह गोडसे हुआ है। और मैं यह कहता हूं हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो गांधी जी पर भरोसा करता है, जो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहता है, जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की परिपाटी पर काम करना चाहता है, वह गोडसे मुर्दाबाद अवश्य कहेगा। मैं तो कहता हूं यह मेरा राइट्स है और मैं ऐसा करता रहूंगा। अब जो हमें दिक्कत किस चीज से है, हमने आपको जो बताया कि माननीय महामहिम और माननीय सम्मानीय में जो अंतर होता है वह कक्षा 10 का बच्चा यह बता सकता है कि किसको करना चाहिए। हमने आपको यह बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके जो अधिकारों का अगर व्यक्ति विशेष कोई हनन करता है तो प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उसका विरोध करना लोकतांत्रिक लेकिन अंशुल हमारा जी, अधिकार है। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने अत्याचार किया है आदिवासियों के साथ 32% आरक्षण लेकर। हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आदिवासी दिवस के दिन हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को रातों रात हटा दिया था और कांग्रेस ने बड़ा अत्याचार कर दिया था आदिवासी भाइयों को लेकर। कांग्रेस ही तो वो पार्टी थी जो आदिवासियों के लिए पता नहीं किस किस प्रकार की बातें कर दी जाती थी, जो आज मेरे पास शब्दकोश में शब्द नहीं है आदिवासी भाइयों को लेकर। कांग्रेस ही तो वो पार्टी थी जिसने आदरणीय नंद कुमार शर्मा इतने बड़े आदिवासी नेताओं को ताक पर रखा हुआ करता था। किस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं बचा। मोहतरमा, आपका थोड़ा सा संज्ञान में और प्रकाश डाल देना चाहता हूं। पहले आदिवासी दिवस जो है वह मनाया नहीं जाता था छत्तीसगढ़ में 15 महीनों में। किसको बुलाया जाता था? सलमान खान को बुलाया जाता था। जी। आज भूपेश बघेल जी के कारणों से, आज भूपेश बघेल जी की मेहनतों से आज कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जो है वह सुदृढ़ हुआ है। आदिवासी की जो छटा बिखरती है वो आज संपूर्ण विश्व जगत में अगर कोई देख पा रहा है तो वो आदिवासी दिवस के कारण हुआ है। संस्कृति को उभारने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह छत्तीसगढ़ शासन कर रहा है। जो उनका कोंदू कुटकू जैसी छोटी छोटी चीजें हुआ करती थी, जो वनांचल में रहने वाले आदिवासी भाई काम करते थे, 2 से 2.5 हजार रुपए में खरीद लेते थे मोहतरमा, आज 5 हजार रुपए प्रति मानक पूरा कर हुआ है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का अगर काम किसी ने किया है तो वो आदिवासी भाइयों ने किया है। आदिवासी भाइयों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई सरकार लंबित नहीं हो सकती, क्योंकि आदिवासी भाई स्वयं में इतने सुदृढ़ हैं, बस उन्हें प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है, जो भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। जी केएस चौहान जी, जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आदिवासियों पे अत्याचार, आदिवासियों से जो हक है उनका कांग्रेस ने छीना है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप ही के पार्टी के दिग्गज नेता जब कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं और बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं कि आदिवासियों का जो हक है वो बीजेपी नहीं दे रही है। देखिए अमृता जी, अगर आदिवासियों का हक भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है तो उन नेता के साथ जो अभी पाला बदल रहे हैं, तो उन नेता के साथ आदिवासी भाई बहन लाखों की तादाद में जाने चाहिए थे, हजारों की तादाद में जाने चाहिए थे। एक जनप्रतिनिधि, एक पार्षद उनके साथ गया क्या? अरे पार्षद तो बहुत दूर की बात है, एक पूर्व पार्षद भी गया क्या? ये मैं बोलना चाहता हूं। और ये जो निर्णय है वो व्यक्तिवादी है, व्यवस्थावादी नहीं है। ये एक निर्णय खुद का हो सकता है लेकिन समाज का नहीं है। इसको समाज का निर्णय मानना ये गलत होगा। और बाकी भी तो समाज के हमारे पास नेता हैं, हमारे पास, वो क्यों नहीं छोड़ के चले गए? क्या वो आदिवासी अपने कौम से प्यार नहीं करते हैं? ये तो व्यक्तिवादी सोच है, व्यक्तिवादी एक निर्णय है जिसको कौम के लिए आप थोप रहे हैं। दूसरी बात मैं अभी बताऊं कि हमारे माननीय प्रवक्ता अभी संविधान बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आर्टिकल 79 के तहत आप ये बताइए कि राष्ट्रपति को क्यों करना चाहिए लोकार्पण, ये बताइए। अंशुल जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता विपक्ष जिस तरह से एकजुट होकर इसका बहिष्कार कर रही है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को खुद फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे रही है? क्योंकि जब उद्घाटन होगा पूरी देश भर की नजरें होंगी संसद के उद्घाटन पर, चमचमाती तस्वीरें पूरे देश भर में जाएंगी, पूरी दुनिया भर में जाएंगी, और कहीं ना कहीं मोदी का जो संदेश है, मोदी का जो विजन है वो देश दुनिया तक पहुंचेगा।
मोदी जी का संदेश और मोदी जी का जो विजन है, अगर वह आदिवासी भाइयों के इतने हितैषी है, आदिवासी समाज के इतने हितैषी हैं, तो संघर्षरत एक महिला जो हिंदुस्तान में देवी स्वरूपा मानी जाती है, जिसे हम द्रौपदी मुर्मू जी कहते हैं, और वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करता होती है, अगर वह व्यक्ति विशेष अगर संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर हम कहते हैं, उस मंदिर का अगर लोकार्पण कर देगी तो कितना बड़ा मैसेज जाना चाहिए। देवी जी हैं, आप भी महिला हैं। लेकिन अंशुल जी, इस पर बाद में भी बहस हो सकती है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक दिन होगा देश के लिए जब संसद भवन का उद्घाटन होगा। ये देश का भवन है, ये मोदी सरकार का भवन नहीं जिस तरह से विपक्ष इसका विरोध कर रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि यह मोदी सरकार का भवन नहीं है, यह लोकतंत्र का मंदिर है। अगर मोदी सरकार का भवन नहीं तो आप लोगों को तो एक झटके उत्साहित होकर जाना चाहिए वहां पर उद्घाटन के लिए। वही तो मैं कह रहा हूं मोहतरमा कि आप कह रही हैं कि यह ऐतिहासिक दिन होगा, यह लोकतंत्र के मंदिर का इनॉग्रेशन वाला दिन होगा, तो ऐतिहासिक दिन कौन सा होगा? धनात्मक दिन होगा कि ऋणात्मक दिन होगा? देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई प्रथम नागरिक जो है उसे नदारद कर दिया जाएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए लगातार जो है छत्तीसगढ़ में भी अब ये सियासत देखने को मिल रही है, किस तरह से संसद भवन के निर्माण को लेकर, उद्घाटन को लेकर अब विरोध किया जा रहा है। विपक्ष एकजुट हो गया है, कम से कम 20 पार्टियां ऐसी हैं जो एकजुट होकर इसका विरोध कर रही हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जो दिक्कत है वो सावरकर से है और इसे खुलकर जो विपक्ष है वो सामने नहीं कह पा रही, जिसके चलते इसका विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी 28 मई को जब इसका उद्घाटन होगा और जब चमचमाती तस्वीरें दुनिया भर में जाएंगी और कहीं ना कहीं विपक्ष अब खुद इसका विरोध कर कर खुद फंस चुका है, क्योंकि मोदी विजन देश और दुनिया में पहुंचेगा। और जो जिस तरह से मोदी सरकार का लगातार जो विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आकर मोदी सरकार का ये विजन पूरी दुनिया देखेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।